बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये हमारा लेटेक्स का थर्ड ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस बुक्स में लिखी जाती हैं और हम उनको लेटेक्स में किस तरह से लिखेंगे। और फिर साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, हम उनको किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं। अगर हम इसको एग्जांपल लें, ये हमारे पास एक बुक का पेज है। हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि टेक्स्ट के बीच में लिखी जाती हैं। जैसे मैं कहूँ कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ पे इसी टेक्स्ट के बीच में आएगी और इस इक्वेशन ने एडजस्ट करना होगा खुद को इस टेक्स्ट के साथ कि अगर मैं यहाँ पे बाद में टेक्स्ट ऐड करता हूँ तो ये इक्वेशन इस तरफ को मूव करेगी, या यहाँ से अगर डिलीट करता हूँ तो इस तरफ को मूव करेगी। तो ये एक एडजस्टेबल इक्वेशन पैराग्राफ के सेंटर में हम लिख रहे होंगे। एक तो ये हो गई इक्वेशन टाइप। दूसरी वो इक्वेशंस होती हैं जो कि पेज के सेंटर में आएंगी। जैसे हम कोई लॉ बता रहे हो, या हम जैसे हम कहें कि न्यूटन सेकंड लॉ सेज F इक्वल्स ma, तो ये एक स्टेटमेंट वाली इक्वेशंस बन जाएंगी और ये पेज के सेंटर में आएंगी। तीसरी इक्वेशन की कैटेगरीज वो होती है जो कि काफी सारी इक्वेशंस, 3-4 इक्वेशंस आपस में लिंक्ड होती हैं और हमारे पास पेज में दरमियान में या एक साइड पर इस तरह से इक्वेशंस इकट्ठी आती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल में मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जो इक्वेशंस इकट्ठी है हम तरतीब में लिखते जाएंगे। अब इन इक्वेशंस को जो कि हम एक तरतीब में लिख रहे हैं, उन इक्वेशंस का एक इक्वल टू दूसरे के इक्वल टू के बराबर आना चाहिए। ये इस तरह से इक्वेशन दिखने में भी खूबसूरत लगेगी और हम बुक्स में इस चीज़ को अक्सर देखते भी हैं और हम इसी चीज़ को फॉलो भी करेंगे। अब इन इक्वेशंस को एक्चुअली हमने अलाइन करना होता है। अब अलाइन करने के दो तरीके हैं कि यहाँ तो हम इक्वेशंस का स्टार्ट अलाइन कर दें, तो ये देखिए इन इक्वेशंस का मैंने स्टार्ट अलाइन कर दिया। या ये है कि हम इन इक्वेशंस का एंड अलाइन कर दें, एंड पे सारी बराबर हों, एक ही पॉइंट पे जा रही हूँ इस तरह से। या फिर एक ये तरीका है कि मैं इन सब इक्वेशंस पे इक्वल टू से अलाइन कर दूं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है और अक्सर यही फॉलो की जाती है। जैसे कि ये मेरे पास इक्वेशन है और यहाँ पे इक्वल टू अगर हैं तो मैं इक्वल टू को अलाइन कर दूंगा और बाकी इक्वेशंस की मैं तरतीब चेंज नहीं करूंगा। तो आज हम इन 3 कैटेगरीज की इक्वेशंस, ये जो टेक्स्ट के बीच में लिखी जाती हैं, जो पेज के सेंटर में लिखी जाती हैं और जो कि इस तरह से अलाइन की जाती हैं, इन 3 इक्वेशंस को देखेंगे। और फिर इसमें साथ 2 चीजें और भी आ जाएंगी कि इन इक्वेशंस की हम नंबरिंग देंगे या नहीं देंगे, तो ये भी हमारे पास एक देखने के लिए चीज होगी। हम सबसे पहले जाते हैं जो टेक्स्ट के बीच में इक्वेशन, जो सेंटर में इक्वेशन लिखी जाएगी, हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। तो अगर आपको पिछला ट्यूटोरियल याद हो, जो हम लोगों ने किया था इक्वेशन जिसमें सिंपल ऐड की थी, उसमें हम लोगों ने कमांड यूज की थी बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन की। तो अभी हम बगैर कोई टेक्स्ट लिखे हम सिंपली इक्वेशन, एक बात का जो ख्याल रखना है, यहाँ पे अब अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ तो मैं सपोज करें इस लाइन में मेरी इक्वेशन आती है तो ये लाइन मैं खाली नहीं छोड़ सकता इसमें, ये चीज को एरर काउंट करता है। बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन के दरमियान में कोई लाइन खाली नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लिखता हूँ, या फिर हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन की इक्वेशन, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होगा उसके लिए हम क्या साइन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन सिंबल को अगर हम देखें तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, एक इसकी लोअर लिमिट होगी, एक इसकी अपर लिमिट होगी और यहाँ पे बीच में कोई भी फंक्शन जो हम डिफाइन करेंगे वो आएगा। तो हम इंटीग्रेशन के सिंबल के लिए बैक स्लैश इंट यूज करेंगे, हम लोअर लिमिट के लिए अंडरस्कोर का साइन यूज करेंगे और अगेन मैं ये ब्रैकेट्स डालूंगा क्योंकि अंडरस्कोर के बाद वाला सारा जो मैं लिखूंगा तो वो लोअर लिमिट में आ जाएगा। लोअर लिमिट हम सपोज कर लेते हैं इसकी है 5 और अपर लिमिट इसकी, अपर लिमिट के लिए हम पावर वाला साइन ही यूज करेंगे। वो हम इन्फिनिटी कर लेते हैं तो इन्फिनिटी के लिए हमारे पास कोड है INFT का,
अब इसके बाद सिंपली मैंने इसके अंदर को कोई भी फंक्शन लिखना है तो मैं फंक्शन लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स dx dx। अब यहाँ पे मैंने कोई इस तरह से एरर नहीं किया कि मेरे पास कंपाइल ना हो इक्वेशन, बट मैंने एक छोटा सा एरर भी किया है जो हमारी बुक्स में हमें आमतौर पर हम किस तरह से लिखते हैं और मैंने यहाँ पे किस तरह से लिखा है। अब इसी इक्वेशन को मैं एक और तरीके से भी लिख लेता हूँ। मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट डाली और एग्जैक्टली इसी इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने अगर किसी इक्वेशन को नंबर नहीं देना, सॉरी नंबर देना है, तो मैं उसके साथ एज इट इज इसी तरह सिंपल लिखूंगा तो उन इक्वेशंस को नंबर देगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्रैक्टिस यही है कि हर इक्वेशन को नंबर दिया जाना चाहिए। बट अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी इक्वेशन को नंबर ना दूं, तो देखिए मैंने इसी इक्वेशन को सिंपली कॉपी किया। मैं अब दो इक्वेशन लिखूंगा, इसके साथ नंबर होगा और ये जो सेकंड इक्वेशन है, अब देखिए मैं बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन के बाद खाली लाइंस छोड़ सकता हूँ, मैं बिगिन इक्वेशन के बाद लाइंस नहीं छोड़ सकता। तो मैंने इस इक्वेशन के साथ कोई नंबरिंग, इस इक्वेशन को नंबर 1 देना है, इसके साथ कोई नंबरिंग नहीं देनी और इसके साथ हम देखेंगे क्या होता है। तो अगर मैंने नंबरिंग ना देनी हो तो मैं साथ स्टेरिक का साइन यूज करूंगा, बिगिन इक्वेशन के साथ भी और एंड इक्वेशन के साथ भी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंपाइल करूं, जी, तो देखिए मेरे पास तीनों इक्वेशंस बिल्कुल एक ही तरह की हैं, बिल्कुल एक ही तरह की तीनों इक्वेशंस हैं। फर्क क्या है कि पहली इक्वेशन जिस हमने स्टार्स नहीं डाले थे उसके साथ नंबर 1 आ गया, दूसरी इक्वेशन जिसके साथ हमने स्टार्स डाले, स्टेरिक डाले, उसके साथ नंबरिंग नहीं आई, और थर्ड हमें बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ वही काम कर सकते हैं। बट एक लिमिटेशन ये आ गई कि हमारे पास नंबर डालने या ना डालने वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के साथ नंबर नहीं आएंगे। ये वो इक्वेशन है जिसके साथ हमने बैक स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट यूज की थी। अब हम दोबारा से देखते हैं कि हम लोगों ने, हाँ, जो हम लोगों ने चेंज किया था, ये साइन एक्स और डी एक्स, हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारी बुक्स में कैसा लिखा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी बुक में कहीं पे अगर साइन एक्स या साइन लिखा हुआ है और साथ डी एक्स लिखा हुआ है, तो वो कैसा लिखा हुआ और ये कैसा है। आप ये देखें, साइन एक्स इटैलिक्स में है और ये डी एक्स ये भी इटैलिक्स में है, जबकि बुक्स में नॉर्मली ये किया जाता है कि हमारे पास जब भी हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, या हम ये, अब ये जो डी है मेरे पास सिंपली डी नहीं है, ये डिफरेंशियल है, तो मुझे इसके लिए डिफरेंशियल ऑफ एक्स यूज करना होगा। और अब मैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फर्क देखूंगा कि साइन में और इस डिफरेंशियल और डी में क्या फर्क आया है। हमारे पास बुक्स में प्रैक्टिस यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ और हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके साथ हम बैक स्लैश यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास स्ट्रेट में आ गया साइन एक्स और डी भी स्ट्रेट में आ गया, जबकि जब हम बैक स्लैश ना डालें और डिफरेंशियल की बजाय डी लिखें तो वो इटैलिक्स में लिखा हुआ आएगा, जो कि बुक्स में कॉमनली प्रैक्टिस नहीं किया जाता। हमारे पास एक तरह की इक्वेशंस तो हो चुकी हैं जो कि सेंटर्ड होंगी। अब हम इन्हीं के साथ एक और तरह की इक्वेशन देखते हैं जो कि पैराग्राफ के बीच में आएंगी। उनके लिए हम सिंपली स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। इसी इक्वेशन को मैं कॉपी कर लूंगा फिलहाल और स्मॉल ब्रैकेट में लिख के बंद कर दूं। और अब अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो आप डिफरेंस देखेंगे कि, देखें, ये इक्वेशन अब उनसे हट के आ गई और इसमें जो इंटीग्रल का साइन है वो भी छोटा है, क्योंकि इस इक्वेशन को एक लाइन ही में फिट आना है। जो हमारे पास, जितना हमारे पास कैरेक्टर साइज होगा
ये उसी साइज के साथ फिट आएगी इक्वेशन और उस एक लाइन में फिट हो जाएगी। जबकि ये इक्वेशन सेंटर्ड है तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर सकती है। अभी हम ये भी देखेंगे कि हम एक पैराग्राफ में अगर हम बिगिन इक्वेशन लिख रहे हैं या स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें तो क्या होगा, हम एक पैराग्राफ में लिख के इक्वेशंस को देखेंगे भी। अब हम तीसरी तरफ की इक्वेशंस की तरफ पहले आएंगे जिनको हमने अलाइन करना होगा। तो उनके लिए मेरे पास शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए हमें बिगिन अलाइन ही यूज करना होगा। इसके साथ भी वही केस होगा कि अगर हम इसके साथ डायरेक्ट डालेंगे तो ये नंबर नहीं देगा, और अगर स्टैटिक नहीं डालते तो ये उसके साथ नंबरिंग दे देगा। अब इसमें अगर मैं इक्वेशंस की जितनी भी टाइप्स हैं मैं उनको देख लेता हूँ। मैं इसमें सबसे पहले एक इंटीग्रेशन की इक्वेशन डालता हूँ और मैं कहता हूँ कि f ऑफ x, ये हम इक्वेशंस मतलब हम ऐसे ही लिख रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी हम इसको अलाइन करने के लिए हो हमारे पास अवेलेबल, अदरवाइज ये इक्वेशंस पॉसिबल है कि मैथमेटिकली ट्रू ना हो। इंटीग्रल, अब हम देखें पहले हम अपर लिमिट डाल लेते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। infinity, lower limit is 5 sin square x differential of x। अब दूसरी इक्वेशन मैं यूज करूंगा जिसके में हमें समेशन का साइन आएगा, जैसे समेशन sin x इस तरह से। अब इसमें भी हम नीचे कोई भी i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज कराएंगे और ऊपर भी उसकी लिमिट इन्फिनिटी तक या कहीं भी हम लेकर जा सकते हैं। हमारे पास एक समेशन की इक्वेशन हो जाएगी। हमारे पास एक स्क्वायर रूट की इक्वेशन हम लिखेंगे जिसमें हमें ये स्क्वायर रूट का सिंबल डालना होगा किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर, और हम इसमें साथ में ट्रिग्नोमेट्री की भी एक सिंपल सी इक्वेशन देखेंगे। बेसिक्स हमारे पास यही 3-4 ऑपरेटर्स होते हैं, यही 3-4 बार बार यूज हो रहे होते हैं इक्वेशंस में। तो हमने दूसरी इक्वेशन समेशन की डालनी है तो मैं उसके लिए यूज करूंगा, इसको मैं कोई भी दूसरा वेरिएबल दे देता हूँ एफ ऑफ ए। मैं एक्चुअली कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरे पास जो इक्वेशंस हैं आपस में दूसरे के बराबर ना बने। लाइक ऐसा ना हो कि सब इक्वेशंस एग्जैक्टली यहीं पे अलाइन हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी इक्वेशंस यहाँ पे अलाइन ना हो बट आउटपुट में अलाइन नजर आए। तो ये इक्वल टू हो जाएगा सम लोअर लिमिट। अच्छा, हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि i अप्रोचेस टू 1 हम लिख देते हैं ताकि हम एक नया सेट लिखने का हमें तरीका आ जाए। तो हम इसको लिख देते हैं i अप्रोचेस टू, और 2 चूंकि एक कमांड है इन्फिनिटी, तो इधर हम लिख देते हैं 10 और अपर लिमिट हम इसकी लिख देते हैं इन्फिनिटी। और साथ में हम कोई भी फंक्शन दे देते हैं और x हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन हम अंडर रूट वाली यूज कर लेते हैं और इसके लिए मैं ये कह देता हूँ कि z या हाइपोटेन्यूज हम यूज कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कहाँ से कहाँ तक होगा, पहले तो स्क्वायर रूट के लिए बैकस्लैश। अब ये स्क्वायर रूट का साइन कहाँ से कहाँ तक मैंने डालना है उसके लिए मैं ये इक्वेशन डालूंगा और स्क्वायर रूट में कह देता हूँ आएगा बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्केयर। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इनकी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास बेस का स्केयर है, फिर साथ में परपेंडिकुलर का स्केयर है, और फिर जो ये बाहर वाली दो ब्रैकेट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इन पूरे के ऊपर अंडर रूट डाल देगा। एक और इक्वेशन अभी मेरे जहन में आई कि हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। लाइक अगर मैं लिख देता हूँ tan x डिवाइडेड बाय secant x, तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल सा हम कहेंगे कि एक फंक्शन है, मैं यूज करूंगा बैकस्लैश फ्रैक और दो बॉक्सेस बना लूंगा। फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास न्यूमरेटर ऊपर वाली टर्म्स आएंगी, सेकंड बॉक्स में नीचे वाली टर्म्स पूरी की पूरी हम लिखेंगे। ऊपर वाली टर्म फ्रैक्शन क्या है, tan x, tan x। अब पहले मैंने इस तरह से नहीं लिखा था, पहले मैं जस्ट एक स्पेस दे देता था, बट मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ tan x और साथ में secant x। अब ये मेरे पास अलाइन की तमाम इक्वेशंस कंप्लीट हो गई, बट अब यहाँ पे एक एरर है या एक चीज है कि लेट्स को कौन बताएगा कि यहाँ पे हमारी इक्वेशन खत्म हो रही है और यहाँ से नई इक्वेशन स्टार्ट हो रही है, जबकि हमने देखा था पैराग्राफ लिखते वक्त कि लेटिक्स तो इन नेक्स्ट लाइन में जाने को कंसिडर ही नहीं करता। तो हर लाइन के बाद मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरी ये लाइन खत्म हो रही है, और इसके लिए हम क्या ऑपरेटर यूज कर रहे थे, हम इसके लिए डबल बैक स्लैश यूज कर रहे थे। तो हर लाइन के बाद डबल बैक स्लैश आना हमें लिखना होगा, और सिवाय लास्ट लाइन के इसके बाद नेक्स्ट लाइन नहीं। अब एक और बात यह है कि हम लेटिक्स को कैसे पता चलेगा कि हम इक्वल टू के साथ अलाइन कर रहे हैं या स्टार्ट के साथ अलाइन करें या एंड के साथ अलाइन करें। तो इक्वल टू के साथ अगर हम अलाइन कर रहे हैं तो इक्वल टू से पहले मुझे एंड का सिंबल यूज करना होगा, और तमाम इक्वल टू से पहले मैं एंड का सिंबल यूज करूंगा तो ये तमाम इक्वल टूज को एक ही लाइन में ले आएगा। और चूंकि मैंने लाइन के साथ स्टेरिक नहीं डाला, यहाँ पे भी मैं हम कोई ये इक्वल टू वाई भी था, तो हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि हमने चूंकि स्टेरिक नहीं डाला तो ये इन तमाम इक्वेशंस को नंबर भी दे देगा। हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और सेट ऑफ इक्वेशंस आ चुका है जो कि नंबर्ड है, और तमाम की तमाम इक्वेशंस आपस में अलाइंड हैं, इक्वल टू सबके साथ अलाइन है। और साथ में हम लोगों ने ये भी देख लिया कि इंटीग्रेशन का साइन कैसा होगा, समेशन का साइन i अप्रोचेस टू 10 इन्फिनिटी cos क्यूब x sin स्क्वायर y, और ये हमारे पास अंडर रूट के भी उसी तरह से आ गया, और tan x secant x वाली इक्वेशन भी उसी तरह से आ गई। और अब हम इन इक्वेशंस को एक पैराग्राफ में लिख के देखते हैं। एक अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसमें ये इक्वेशंस कैसे रोल प्ले करेंगे। इसके लिए पैराग्राफ कोई भी इरेलीवेंट सा हम कॉपी कर लेंगे। अब इसमें मुझे और कोई पैराग्राफ नहीं मिला तो मैंने अपना ही एक ब्लॉग उसको इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देख रहे हैं इसमें ब्लॉग मेरा एक ही जैसा था, बट कुछ पार्ट इसका रेड हो चुका है। वो रेड इसलिए हुआ क्योंकि हमने जब परसेंटेज का साइन यूज किया तो परसेंटेज साइन को ये कमेंट आउट कर लेता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन यूज करूंगा तो ये इसने उस तमाम पैराग्राफ को कमेंट बना दिया है। तो ये कमेंट्स हमारे पास आउटपुट में शो नहीं होंगे, हम इस चीज को देख भी लेंगे। और हाँ, हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ हमारे पास हियर आई हैव से स्टार्ट नहीं होगा, स्टूडेंट से स्टार्ट होगा आउटपुट में। और मैं अब इस पैराग्राफ में इक्वेशंस लिखने की कोशिश करता हूँ, बल्कि मैंने इक्वेशंस को कॉपी करके, जैसे भी एक इक्वेशन थी जिसके बारे में हमने कहा था कि यूसी टेक्स्ट के बीच में कहीं पे आएगी, हम इस इक्वेशन को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। जबकि ये वाली इक्वेशन हमने कहा था कि ये सेंटर्ड है तो दो लाइंस के बाद एग्जैक्टली वैसी ही जगह पे, सॉरी हम इस पैराग्राफ में कर लेते हैं,
इसमें हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हो गई। दूसरी हमारे पास आप इन दोनों की जगह याद रखिएगा। हम इस पैराग्राफ को this sentence it become clear the talk to the force and it causes rotation if only to translate the key then the student can do it in their own mind। और माइंड के बाद हमारे पास एक इक्वेशन है और उसके बाद फिर हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है एंड एज फॉर द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन वर्ड्स। हम अगर इस टेक्स्ट को कंपाइल करें तो हम इसमें मेरे ख्याल में कहीं पे ऐसे मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं अपने ब्लॉग में जिसको हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं सारे को कमेंट आउट कर दूंगा सिवाय फर्स्ट को नहीं करते ताकि आप देख भी लें। दोबारा से देखा, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ाया तो इसने कंपाइलेशन में टाइम लगाया। और अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक दफ़ा देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ के बाद हियर आई हैव अ क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बल्कि स्टूडेंट्स आर डिससेटिस्फाइड आना चाहिए आउटपुट में। और हम ये देखेंगे कि आता है या नहीं आता। और सेकंड ये था कि हमारा एक इक्वेशन थी एंड टू डू इन देयर ओन माइंड्स के बाद एक इक्वेशन है जो कि लाइन के साथ आनी चाहिए, जबकि हमने एक दूसरी इक्वेशन स्क्वायर ब्रैकेट के साथ वही इक्वेशन लिखी बट स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ विद द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन वर्ड्स के साथ। अब अगर हम इसकी आउटपुट को देखें तो ये रहा हमारा पैराग्राफ। और टुडे के बाद से हमारे पास जो सेकंड पैराग्राफ आएगा वो आप लोग इसमें देख लें कि अब यहाँ पे इशू ये हुआ हम लोगों ने, चूंकि उसमें नेक्स्ट लाइंस वर्ड पे वो हमारा लिखा हुआ था तो नेक्स्ट लाइंस के लिए हमने स्पेस नहीं दी या वो नहीं यूज किया, उसमें सारे को एक ही पैराग्राफ समझ लिया। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन देखें एंड देयर ओन माइंड्स के बाद वाली इक्वेशन उसी लाइन के साथ फिट हो गई है और वहीं पे उसी इसने अपनी साइज भी कम कर लिया और वहीं पे फिट हो गई। तो ये वो इक्वेशन थी जो हम स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ लिख रहे हैं जो कि फिट हो जाएंगी हमारे टेक्स्ट के साथ। दूसरी टाइप ऑफ इक्वेशंस वो हैं जो कि सेंटर्ड होंगी। और ये देखें प्रॉब्लम ऑफ कॉमन वर्ड्स के बाद वाली इक्वेशन सेंटर्ड है और उसके बाद वाला टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे बीच में अगर हम अलाइन की इक्वेशन यूज करें तो वो भी इसी तरह से स्पेस ऑक्युपाई करेगी। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सीखा है कि हम लोग किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस लेटिक्स में लिख सकते हैं और साथ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ इक्वेशंस जो कि कॉमनली यूज होते हैं हमने उनको भी देखा। मैं यहाँ पे एंड लाइन की कमांड दे देता हूँ ताकि हमें नेक्स्ट पैराग्राफ का पता चल जाए कि वो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को कंफर्म हो जाए। जी, ये देखें अब हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ के बाद यहाँ पे अगर आप साथ साथ ये भी देख, फर्स्ट पैराग्राफ टुडे वाला स्टार्ट होके टुडे द स्ट्रेस ऑफ अरेबिया। और सेकंड पैराग्राफ है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स आर डिससेटिस्फाइड, स्टूडेंट्स आर डिससेटिस्फाइड। तो ये वाला पैराग्राफ था, चूंकि ये सारे का सारा मैंने कमेंट आउट कर दिया कि हमारे पास आउटपुट में शो नहीं होगा। इसी तरह मैं हर इक्वेशन को साथ कमेंट ऐड कर सकता हूँ कि ये मैं अलाइन वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ और हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।